नमस्कार, स्वागत है आपका एनबी न्यूज की खास पेशकश न्यूज नाउ में। आपके साथ हूं मैं सदफ फातिमा। अपने इस खास कार्यक्रम में हम हर उस खबर की बात करते हैं जो आपको जाननी जरूरी है। सभी अहम मसलों का बारीकी से विश्लेषण करते हैं और खबरों के पीछे की सच्चाई आप तक पहुंचाते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं न्यूज नाउ। चुनाव जब जब आते हैं अपने साथ चुनावी सौगातें की बहारें लेकर आते हैं, चाहे लोकसभा हो या फिर विधानसभा चुनाव। ऐसा ही कुछ महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव में देखने को मिल रहा है। लेकिन एक चुनावी बयानबाजी को कैसे भूल सकते हैं, चाहे महाराष्ट्र का चुनाव हो या झारखंड का। चुनावी भाषणों में जिक्र जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, हरियाणा राज्य में हो रहा है। तमाम दिग्गज नेता आर्टिकल 370 बटेंगे तो कटेंगे, खटाखट खटाखट रेवड़ी कल्चर का जिक्र चुनावी भाषणों कर रहे हैं। और आज महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र भी जारी कर दिया। क्या कुछ बीजेपी ने संकल्प पत्र में रखा है और संकल्प पत्र जारी करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने भाषण में क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। बीजेपी का संकल्प पत्र जारी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र संकल्प पत्र जारी कर दिया है, जिसमें महाराष्ट्र वासियों पर सौगातों की बौछारें कर दी गई हैं। इस संकल्प पत्र के जरिए हर वर्ग, महिला, बुजुर्ग, किसान और युवाओं को साधने की कोशिश की गई है। 25 लाख नौकरियों का वादा, लाडली बहन योजना में 2100 रुपए महीना, 2027 तक 50 लाख लखपति दीदी बनाना, किसानों का कर्ज माफ, किसान सम्मान योजना में सालाना 15,000, वृद्धावस्था पेंशन धारकों को 1500 से 2100 रुपए, 10 लाख स्टूडेंट को 10,000 ट्यूशन फीस। सरकार बनने के 100 दिन भीतर विजन महाराष्ट्र 2029। मित्रों, ये संकल्प पत्र लेकर जो हम आए हैं, वो संकल्प पत्र में देवेंद्र जी ने 25 मुद्दे, प्रमुख मुद्दे आप लोगों के सामने रखे हैं। लाडली बहन योजना, इसको हम बढ़ोतरी कर रहे हैं। वृद्धावस्था पेंशन का बढ़ोतरी कर रहे हैं। किसानों के लिए ऋण माफी और किसान सम्मान निधि को 12,000 से बढ़ाकर 15,000 कर रहे हैं। मूल्य स्थिरीकरण कोष के माध्यम से हम महंगाई को काबू करेंगे और 10 लाख प्रतिभावान छात्रों को मासिक 10,000 का मानदेय उनके आगे के अवसर के लिए देंगे। 45,000 गांवों में रास्ते बनाने का काम किया जाएगा। आशा वर्कर और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का बीमा कवरेज भी किया जाएगा और उनका मासिक वेतन 15,000 तक बढ़ाया जाएगा। वीज बिल में आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरा। संकल्प पत्र जारी करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री ने महाविकास अघाड़ी और कांग्रेस को जमकर घेरा और खासकर आरक्षण के मुद्दे पर, जहां एक तरफ राहुल गांधी बार बार बीजेपी पर आरक्षण खत्म करने का आरोप लगाते हैं, जिस पर संकल्प जारी करते हुए अमित शाह ने कहा कि उलेमाओं ने, कांग्रेस ने मांग की है कि माइनॉरिटी को आरक्षण दे और कांग्रेस के नेता नाना पटोले ने इसे स्वीकृति दी है। क्या आप लोग कांग्रेस के मंसूबे के साथ सहमत हैं? क्या पिछड़ों, SC/ST का आरक्षण लेकर मुस्लिमों को दिया जाए? आप सहमत हैं? हमारे संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जाता है। महाराष्ट्र की जनता को पूछना चाहता हूं, क्या कांग्रेस पार्टी के ये मंसूबे के साथ आप सहमत हैं? क्या ST, SC, OBC, दलितों का, आदिवासियों का और पिछड़ों का आरक्षण लेकर मुस्लिमों को देने के पक्ष में महाराष्ट्र की जनता है क्या? हमारा संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण के पक्ष में नहीं। हमारे संविधान में किसी भी प्रकार का आरक्षण धर्म के आधार पर नहीं हो। और ये कांग्रेस ने सत्ता में आने से पहले ही वादा कर दिया है। मैं महाराष्ट्र की जनता को आगाह करना चाहता हूं कि आपको इस बात को संज्ञान में रखना चाहिए। उद्धव ठाकरे का स्टैंड क्या है? वक्फ बिल का विरोध कर रही MVA। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कभी NDA का हिस्सा रहे उद्धव ठाकरे से कई सवाल पूछे हैं। अमित शाह ने कहा कि मैं उद्धव ठाकरे को कुछ याद कराने आया हूं, आप कहां बैठेंगे इसका फैसला आप ही कीजिए।
कहाँ बैठे हैं? वो जगह 370 हटाने का विरोध करने वालों की जगह है। आप राम जन्मभूमि का विरोध करने वालों के साथ हैं। आप सावरकर का विरोध करने वाले, CAA, UCC का विरोध करने वालों के साथ हैं। साथ ही वक्फ बिल को लेकर जिस तरह से बयानबाजी की जा रही है, उसको लेकर भी गृह मंत्री ने अपनी बात रखी और कहा महाराष्ट्र को चेतावनी देना चाहते हैं कि अगर कांग्रेस और उनका गठबंधन आया तो यहाँ भी वक्फ आपकी संपत्तियों को अपना घोषित कर देगा। मैं आज उद्धव ठाकरे को भी कुछ याद कराने आया हूं। उद्धव जी, आप कहां बैठिएगा इसका फैसला आपको ही करना है, हम नहीं कर सकते। आपको ही करना चाहिए, आपने ही करा है, मगर कहां बैठे हो वो जगह मैं जरूर याद कराना चाहता हूं। आप 370 हटाने के विरोध करने वालों के साथ बैठे हो। आप राम जन्मभूमि के निर्माण का विरोध करने वालों के साथ बैठे हो। आप सावरकर जी के लिए अपशब्द कहने वालों के साथ बैठे हो। आप संभाजी नगर नाम का विरोध करने वालों के साथ बैठे हो। CAA और UCC लाने का विरोध करने वालों के साथ बैठे हो। और आप वक्फ बोर्ड के अंदर आने वाले सुधारों के बिल का विरोध करने वालों के साथ। मोदी जी वक्फ बोर्ड में सुधार का एक बिल लेकर संसद में आए हैं और अभी अभी जो वक्फ बोर्ड का कानून जो कांग्रेस के राज में 2013 में अमेंड हुआ, इसका परिणाम दिखे। कर्नाटक के गांव वक्फ के कानून के तहत वक्फ की संपत्ति घोषित कर दी। किसानों की भूमि, लोगों के घर, यहां तक कि मंदिर भी वक्फ की संपत्ति घोषित कर दिए गए। और उस कानून को उचित बदलाव के लिए जब हम लेकर आए हैं तो उसका भी ये अघाड़ी के लोग विरोध कर रहे हैं। मैं महाराष्ट्र की जनता को ये कहना चाहता हूं कि वक्फ के कानून के बदलाव का विरोध का मतलब है कि आने वाले दिनों में यहां पर भी वक्फ बोर्ड आपकी संपत्तियों को इस कांग्रेस सोच समझकर वादे करे, राहुल गांधी को दी चुनौती। गृह मंत्री अमित शाह ने संकल्प जारी करते दौरान कांग्रेस को जमकर घेरा और कांग्रेस को मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान देते हुए याद दिलाते हुए कहा कि कांग्रेस वादे करे तो सोच समझकर करे, क्योंकि ये वादा पूरा नहीं करते और जवाब मुझे देना पड़ता है। तेलंगाना, हिमाचल इसके उदाहरण है। इनके वादों की विश्वसनीयता पाताल से नीचे चली गई है। साथ ही गृह मंत्री ने कहा कि आप लगातार तीसरी बार महायुति की सरकार को अपना जनादेश दीजिए। क्या कांग्रेस का कोई नेता वीर सावरकर का नाम ले ले? क्या कोई नेता बाला साहेब ठाकरे की तारीफ कर सकता है? राहुल गांधी वीर सावरकर के लिए 2 अच्छे शब्द बोलकर दिखा दें। कि बड़ा कठिन होता है ऐसे वादे दे देते हो तब। और मैं पूरी महाराष्ट्र की जनता को करबद्ध विनंती करना चाहता हूं। महाराष्ट्र के लोग हिमाचल में भी है, महाराष्ट्र के लोग कर्नाटक में भी है और महाराष्ट्र के लोग तेलंगाना में भी है। जरा फोन कर पूछ लीजिए कि किस प्रकार की अव्यवस्था वहां पर बनी हुई है और वादों का क्रियान्वयन कितना हुआ है। और जहां तक लाडली बहन योजना पर अघाड़ी का रिएक्शन का सवाल है, वो स्वाभाविक है, क्योंकि उनको समझ में आता है कि लाडली बहन योजना महाराष्ट्र की माताओं बहनों की लाडली बन गई है। वो उनको सत्ता में आने से रोक रही है, इसलिए वो इसका विरोध करे। राजनीति से प्रेरित है और एक प्रकार से अंतर विरोध भी दिखाई पड़ता है। वो खुद भी वादा कर रहे हैं और लाडली बहन योजना का 12,000 से बढ़ाकर 15,000 कर रहे हैं। मूल्य स्थिरीकरण कोष के माध्यम से हम महंगाई को काबू करेंगे और 10 लाख प्रतिभावान छात्रों को मासिक 10,000 का मानदेय उनके आगे के अवसर के लिए देंगे। 45,000 गांवों में रास्ते बनाने का काम किया जाएगा। आशा वर्कर और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का बीमा कवरेज भी किया जाएगा और उनका मासिक वेतन 15,000 तक बढ़ाया जाएगा। वीज बिल में 30% कपात सौर ऊर्जा और अक्षय ऊर्जा पर से भर दिया जाएगा और 2028 तक महाराष्ट्र की इकोनॉमी को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था करने का लक्ष्य हमारी यूपी सरकार ने रखा है। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं महाराष्ट्र की जनता को कि
$5 ट्रिलियन का जो मोदी जी ने लक्ष्य रखा है, इसकी पूर्ति महाराष्ट्र के $1 ट्रिलियन के इकोनॉमी के लक्ष्य से होने वाले ही। मेक इन महाराष्ट्र नीति के तहत भारत के प्रमुख उत्पादक राज्य के रूप में महाराष्ट्र को हम प्रस्तापित करेंगे। देश का पहला समर्पित AI विश्वविद्यालय, उसकी स्थापना की जाएगी। नागपुर, पुणे, संभाजीनगर, अहिल्यानगर, नासिक को आधुनिक एरोनॉटिकल और स्पेस उत्पादन के केंद्र बनाए जाएंगे और किसानों की आय बढ़ाने के लिए ढेर सारे उपाय भी हम लेकर आए हैं, जिसमें उर्वरकों पर SGST में से छूट और जो SGST है वो सब्सिडी के रूप में वापस दिया जाएगा। सोयाबीन के लिए प्रति क्विंटल 6,000 का MSP हम सुनिश्चित करेंगे और सोयाबीन को प्रोसेसिंग के लिए समर्पित मूल्य श्रृंखला सोयाबीन उत्पादित करने वाले क्षेत्रों के अंदर स्थापित की जाएगी। बीजेपी ने तो अपने संकल्प पत्र के जरिए हर वर्ग को साधने की कोशिश की और कांग्रेस को भी कई चुनौती दे डाली, खासकर वीर सावरकर को लेकर। दूसरी तरफ अपने पुराने पार्टनर उद्धव ठाकरे से भी कई सवाल पूछे, तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। लेकिन जनता किसके घोषणा पत्र पर विश्वास करेगी और किसको महाराष्ट्र की सत्ता पर बिठाएगी, ये तो 23 नवंबर को ही पता चलेगा। स्पेशल रिपोर्ट ANB डेस्क। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में प्रचार प्रसार जोरों शोरों पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, JP नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर तमाम दिग्गज नेता चुनावी मैदान में हैं और पार्टियों ने अपना चुनावी घोषणा पत्र भी जारी कर दिया है। पहले महायुति BJP और अब कांग्रेस ने भी अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है, जिसे महाराष्ट्र नामा से जारी किया है और महाराष्ट्र वासियों को 5 गारंटियां दी हैं, जिसको लेकर बयानबाजी भी अब शुरू हो चुकी है। महाविकास अघाड़ी का घोषणा पत्र महाराष्ट्र नामा जारी। महाविकास अघाड़ी ने महाराष्ट्र चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी किया है, जिसे महाराष्ट्र नामा नाम दिया है। महाराष्ट्र नामा जारी करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि महाराष्ट्र के विकास के लिए हमारी 5 स्तंभ है। महाराष्ट्र का विकास प्रगति, खेती, ग्रामीण विकास, उद्योग, रोजगार, शहरी विकास, पर्यावरण और जन कल्याण पर आधारित होगा। खड़गे ने कहा, हम 5 गारंटी दे रहे हैं और यह पूरे महाराष्ट्र के कल्याण के लिए होंगी। महालक्ष्मी, महिलाओं को हर महीने 3,000 रुपए, महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा, कुटुंब रक्षा, 25 लाख रुपए तक स्वास्थ्य बीमा, मुफ्त दवा, कृषि समृद्धि, किसानों को 3 लाख रुपए तक का कर्ज माफ, नियमित कर्ज चुकाने पर 50,000 रुपए का प्रोत्साहन, युवाओं को वचन, बेरोजगारों को हर महीने 4,000 रुपए की मदद, समानता की गारंटी, जातिगत जनगणना होगी, 50% आरक्षण की सीमा हटाएंगे। महाराष्ट्र के प्रगति और विकास के लिए हमारा विजन 5 मुख्य पिलर्स हैं। 1, खेती बाड़ी और ग्रामीण विकास, उद्योग और रोजगार, शहरी विकास, पर्यावरण तथा जन कल्याण पर आधारित है। महाराष्ट्र की तरक्की और खुशहाली के लिए हम अपना मैनिफेस्टो महाराष्ट्र नामा आपके समक्ष रखते हैं। ये हमारा सभी का संकल्प है। हमारा हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम जो है 25 लाख का है। जैसा हमारे गहलोत है क्या, गहलोत जी ने शुरू किया था ये राजस्थान में। हम किसी की स्कीम चोरी नहीं की है, हम अपना ये स्कीम यहां भी लागू कर रहे हैं महाराष्ट्र में। तो 25 लाख रुपए इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस और फ्री मेडिसिन ये हम देंगे, ये हमारा वादा है। फिर राजस्थान में जैसा ये चिरंजीवी योजना थी, 90% अधिक आबादी को ये लाभ वहां मिला, यहां भी उतना ही लाभ 90% के नजदीक सबको मिलेगा। और ये सब सम्मति से हमने ये
ये स्कीम लागू करने का। बचेंगे तो कटेंगे को लेकर खड़गे का पलटवार। पीएम मोदी ने कोई भी वादा पूरा नहीं किया। महाराष्ट्र नामा जारी करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी पर जमकर प्रहार किया और संविधान की प्रति दिखाते हुए कहा कि जैसा मोदी और बीजेपी बता रही है यह कोरी नहीं है। पीएम मोदी को फिर से प्राइमरी स्कूल में दाखिला दिलाना जरूरी है। पीएम खुद ही लाल रंग का संविधान राष्ट्रपति को देते हैं और हमें अर्बन नक्सल बोलते हैं। साथ ही बीजेपी की ओर से दिए जा रहे नारे बटेंगे तो कटेंगे और प्रधानमंत्री की ओर से एक है तो सेफ रहेंगे वाले बयान पर भी जमकर पलटवार किया। और बटेंगे तो क्या है, कटेंगे। अरे पहले तो आप मनुस्मृति स्वीकार करके पहले ही समाज को बांट दिया है, पहले ही बांट दिया, अब फिर और बांटना चाहते हो। कौन कहता है काटना? किसकी बात कर रहे, किसको काटेंगे आप? 140 करोड़ जनता को काटेंगे? अरे अब तक तो हम एक रख के आए हैं, बटना नहीं, इसी के लिए इंदिरा गांधी जी ने अपनी कुर्बानी दी। ये देश बटना नहीं, इसी के लिए तो राजीव गांधी अपनी कुर्बानी दी। अब आप बात कर रहे हो, इनका स्लोगन अलग है, योगी साधु जी का, योगी महाराज का, योगी नहीं, योगी जी का अलग है, मोदी जी का अलग है स्लोगन। एक है तो सेफ है, सेफ, ये सेफ नहीं बोले, वो हिमाचल की सेफ है बोले। तो इनका स्लोगन चलेगा अब या उनका चलेगा मुझे मालूम नहीं है। हम तो ये चाहते हैं देश हमेशा एक है, एकता के लिए हमने जान कुर्बानी की है, आजादी के लिए हमने जान कुर्बानी की है और हमारे लोग लड़े हैं, आजादी मिली है। जिन्होंने आजादी दिलाई उनको ही आप मारने वाले लोगों में से भी बोलते कोरे कागज आहेत ते संविधान नाही, ते कोरे कागज आहेत हो, ते दाखवते राहुल तुम्हाला। ये कितना झूठ में मैं बोलू, इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं कि वो झूठों का सरदार है। 15 लाख नहीं दिया, 2 लाख करोड़ नौकरी देने का नहीं, एमएससी डबल करने का नहीं, एमएसपी, देश को मैं आगे बढ़ाऊंगा बोले। डीमोनेटाइजेशन के वक्त तो उन्होंने कहा भाइयों और बहनों मुझे 100 दिन दो, मैं देश में करप्शन खत्म करूंगा, देश में मैं काला धन लाऊंगा, 15-15 लाख दूंगा। कहां है आपका काला धन? 15 लाख मिले किसी को? क्योंकि आप लोगों को इसको ऐसे चीजों को हाईलाइट करना चाहिए। मेरा रिक्वेस्ट है, हम फोर्स नहीं करते क्योंकि पेन आपके पास है, मुंह जबान मेरी है, मैं जितना चाहे उतना बोल सकता हूं। लेकिन यह आदमी ने बोला सब झूठे वायदे किए, अगर इनको झूठा बोले तो आपको गुस्सा क्यों आता है? अब अभी भी झूठी बोल रहे, अभी भी ये रेड बुक क्या है, उन्होंने बोला कि ये अर्बन नक्सलाइट, एक मार्क्स नक्सलाइट वालों की निशानी है। तो इसीलिए ये नक्सलवादी लोगों का नहीं है, सॉरी। तो ये भरा हुआ है, देखो मोदी जी को दिखाओ। और इन्होंने क्या किया, मैं 1 मिनट, हाँ, उन्होंने क्या किया, यही बुक बरोबर है, इतना फोटो ये नक्सलवादियों की निशानी बोले, वो ऐसा लेके अर्बन नक्सलाइट का वो काम करते हैं बोल रहे हैं। तो मैं मोदी जी साहब को पूछता हूं, 16 जुलाई 26 जुलाई
26 जुलाई 2017 को कोविंद हैड बिकम प्रेसिडेंट ए डे, उस वक्त आपने ही ये दिखाया है। देखिए, अब देखिए, ये भी झूठ है, हम बता रहे हैं, तारीख बता रहे हैं। हाँ, अर्बन नक्सलाइट है। देखो, इतना झूठ बोलना, ये खुद ही देते हैं और हमको। कांग्रेस के घोषणा पत्र महाराष्ट्र नामा के जारी होने के बाद महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा, महाराष्ट्र की जनता को न्याय देने की भूमिका महाराष्ट्र नामा में रखी गई और उसी आधार पर एक सक्षम महाराष्ट्र और भ्रष्टाचार मुक्त महाराष्ट्र बनाने का वादा हमने जनता से किया है। वही महाविकास अघाड़ी के घोषणा पत्र पर शिवसेना यूबीटी नेता आनंद दुबे ने कहा, 2 दिन पहले राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे और शरद पवार के नेतृत्व में बड़ी सभा रखी गई, जहां हमने अपनी 5 से 6 गारंटियों के बारे में बताया। आज हमने महाराष्ट्र नामा के साथ अपना घोषणा पत्र जारी किया। हमने विस्तार से चर्चा हुई कि हम आने वाले 100 दिनों में हम क्या क्या काम करेंगे। महाराष्ट्र नामा घोषणा पत्र में हमारी सभी योजनाओं को सविस्तार बताया गया। राज्य की सब जनता को न्याय देने की भूमिका महाराष्ट्र नामा में रखी गई है और उसी आधार पर एक सक्षम महाराष्ट्र और भ्रष्टाचार मुक्त महाराष्ट्र और पूरी कानून व्यवस्था को अच्छे से बनाने का वादा हमने जनता को किया है। किसान हो, युवा हो, महंगाई हो, गरीबी हो, ये सब बातों पे ध्यान दिया गया है। उद्धव ठाकरे साहब और शरद पवार साहब के नेतृत्व में एक बड़ी सभा बीकेसी में थी। वहाँ पर भी हमने महाविकास आघाड़ी का अपना मैनिफेस्टो बताया था कि 5 योजना कैसे हम जनता के बीच में ला रहे हैं। आज इसको विस्तार से महाराष्ट्र नामा नाम दिया गया है, जिसमें दिल्ली से आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, सुप्रिया सुले जी, संजय राउत साहब और भी अलग अलग दलों के नेता हमारी महाविकास आघाड़ी के आए थे। एक विस्तार से चर्चा हुई कि हम आने वाले 100 दिन में क्या क्या काम करेंगे। जैसे हमारी प्राथमिकता इस समय रोजगार है, हमारी प्राथमिकता माताओं बहनों की सुरक्षा है, हमारी प्राथमिकता किसानों की आय दुगनी कैसे हो, एमएसपी कैसे दिया जाए, हमारी प्राथमिकता कानून व्यवस्था कैसे बनाए रखें। बहुत विस्तार से ये जो महाराष्ट्र नामा का मैनिफेस्टो आप देख रहे हैं मेरे हाथ में, इसमें सब कुछ सविस्तर बताया गया है और हमें खुशी है कि मीडिया के माध्यम से राज्य की जनता तक आज ये संदेश जा रहा है कि महाविकास आघाड़ी की सरकार अगर बनती है तो आम जनमानस के जीवन में कैसे सुधार होगा, कैसे बदलाव होगा, कैसे हमारी माताओं बहनों के रसोई गैस कम हो जाएंगे, कैसे हमारे जो युवकों के रोजगार जो पर राज्य चले गए हैं वो वापस कैसे आ जाएंगे, कैसे माताओं बहनों को 3,000 रुपए उनके अकाउंट में खटाखट मिल जाएंगे। तो बहुत सारी योजनाएं हैं विस्तार से इस पूरे मैनिफेस्टो में। महायुति ने अपनी 10 गारंटियां जारी की। इसके बाद बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो संकल्प पत्र जारी किया और महाविकास अघाड़ी ने अपना घोषणा पत्र महाराष्ट्र नामा जारी किया, जिसमें 5 गारंटियां दी गई। लेकिन किसकी गारंटियों में कितना दम होगा और कौन इन गारंटी और वादों को लोगों के बीच पहुंचा पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। स्पेशल डेस्क ANB न्यूज। आपने देखा है किस तरह से महाराष्ट्र में सियासी पारा हाई हुआ है, लेकिन महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव है जिसका शोरगुल है, लेकिन दिल्ली से विधानसभा चुनाव से पहले ही सियासी पारा हाई है। लेकिन ये सियासी पारा हाई है प्रदूषण को लेकर, जो कि बहुत खराब श्रेणी में है और प्रदूषण को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों आम आदमी पार्टी को घेरने को काम कर रही है। देखिए ये खास रिपोर्ट। ये नजारा जम्मू कश्मीर का नहीं है, ये कोई बर्फ की चादर या रुई की चादर नहीं है, बल्कि प्रदूषण की चादर है। और ये नजारा दिल्ली में यमुना नदी का है, जो दिखाता है कि दिल्ली में किस कद्र प्रदूषण है। यमुना नदी का पानी जहरीली झाग की परत से ढका हुआ है, जिसको 2025 से पहले साफ करने का वादा दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किया था। और इसी वादे को चैलेंज देते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने इसी जहरीली झाग वाले पानी में डुबकी लगाई थी। छठ का पर्व भी जा चुका है और विधानसभा चुनाव भी नजदीक है, और ना ही तो यमुना नदी का पानी साफ हुआ, ना ही दिल्ली में प्रदूषण का स्तर कम हुआ। ये सारी तस्वीरें दिल्ली के अलग अलग इलाकों की है, जहां धुंध के रूप में प्रदूषण साफ दिखाई दे रहा है। दिल्ली के अक्षरधाम का AQI 351 दर्ज किया गया, कालिंदी कुंज का AQI 323 दर्ज किया गया,
चांदनी चौक का AQI 207 दर्ज किया गया, जो कि बेहद खराब श्रेणी में दर्ज किया गया है। अब जरा सोचिए, दिल्ली वासियों को इस हवा में सांस लेना कितना मुश्किल और भारी पड़ रहा होगा, जिसको लेकर विपक्षी पार्टियां अब आप सरकार पर हमलावर हो चुकी है। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने कहा, जब से आपकी सरकार बनी है तब से दिल्ली एक जहरीली गैस चैम्बर बन गई है। अब वे पराली जलाने के बारे में कुछ नहीं कहते पंजाब में या बायो डिकम्पोजर, लेकिन यूपी और हरियाणा को दोषी ठहराते हैं। वे दिल्ली पर पटाखे फोड़ने के लिए हिंदुओं को दोषी मानते हैं। दिवाली बीत गई, सफाई के लिए 7,000 करोड़ रुपए खर्च करने के बावजूद प्रदूषण अभी भी वैसा ही क्यों है? आम आदमी पार्टी जब से सरकार में आई है तब से दिल्ली एक जहरीला गैस चेंबर बन चुकी है, और अभी एक रिपोर्ट आई है कि दिल्ली सबसे प्रदूषित शहर है दुनिया में। ये इसलिए हुआ क्योंकि आम आदमी पार्टी की राजनीति पोल्यूटेड है, जहरीली है और केवल दोषारोपण की है। अपनी जिम्मेदारी वो निभाते नहीं है। दिल्ली के प्रदूषण को वो रोज लिंक करते थे पंजाब की पराली से। अब पंजाब में सत्ता आने के बाद वहां पर लगातार 6,000 से ज्यादा घटनाएं पराली जलने की आई है। ना वो पंजाब की पराली पर बोलते हैं, ना वो बायोडिकम्पोजर पर बोलते हैं। अब यूपी और हरियाणा को दोष देते हैं, दिवाली और हिंदुओं को दोष देते हैं। अब तो दिवाली नहीं है, क्यों दिवाली के बाद भी आज प्रदूषण इतना छाया हुआ है। यमुना जी की भी वही स्थिति है, पानी जहरीला है। 7,000 करोड़ रुपए खर्च हो गए, पर उस पर एक मोटी परत है प्रदूषण की, टॉक्सिक फोम की। छठ पूजा भी वहां पर संपन्न ठीक से नहीं हो पाई क्योंकि दिल्ली हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी। उन्होंने भी माना कि कितनी प्रदूषित है यमुना नदी। जिन लोगों ने 2025 में यमुना जी को साफ करने का और डुबकी लगाने का वादा दिया था, क्या अब वो डुबकी लगाने जाएंगे? सवाल सिर्फ इतना है कि हवा भी प्रदूषित, पानी भी प्रदूषित, दिल्ली वासियों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने का काम आम आदमी पार्टी कर रही है। प्रदूषण को लेकर बीजेपी सांसद कमलजीत सहरावत ने कहा, जो दिल्ली का AQI 400 के पार है, हर घर में व्यक्ति बीमार है। AQI बढ़ने का मुख्य कारण दिल्ली सरकार की लापरवाही है। रिपोर्ट बताती है कि 50% दिल्ली में गाड़ियों का प्रदूषण है। सड़कों के ऊपर गड्ढे होने के कारण जाम की स्थिति बनी रहती है। सड़क न बनने के कारण धूल के कण हवा में उड़ते हैं। कुल मिलाकर दिल्ली सरकार की लापरवाही प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है। वहीं कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने प्रदूषण को लेकर आप सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। आज दिल्ली के अंदर AQI 400 के आसपास है और हर डॉक्टर के पास लाइन लगी हुई है। हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहा है, हर घर में व्यक्ति बीमार है। AQI बढ़ने का मुख्य कारण दिल्ली सरकार की लापरवाही है। अभी रिसेंट जो रिपोर्ट आई है उसमें ये मेंशन हुआ है कि 50% गाड़ियों का पॉल्यूशन है। गाड़ियों को अगर लास्ट माइल कनेक्टिविटी करके बढ़ा दिया गया होता, मेट्रो चल गई होती, तो लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते, प्राइवेट गाड़ियां नहीं निकालते। उससे अगली बात, सड़कों के ऊपर बहुत गड्ढे हैं जिससे कि रेड लाइट के ऊपर या ट्रैफिक बहुत स्लो चलता है और जाम लगता है, जिससे पॉल्यूशन बहुत होता है। तीसरी बात, गली सड़क बनी नहीं हुई है तो उसकी वजह से धूल उठती है और PM 2.5 जो सबसे मेन हानिकारक इसका कारण पॉल्यूशन का है, उसकी वजह ये सड़कों का ना बनना है। तो कुल मिलाकर दिल्ली सरकार की लापरवाही इस पॉल्यूशन के लिए जिम्मेवार है। जब तक पंजाब उनके पास नहीं था तब तक तो पंजाब में पराली जिम्मेवार थी, लेकिन अब जब 108 से ज्यादा केस रजिस्टर्ड हो गए हैं पराली के पंजाब में, तो दिल्ली सरकार इसके लिए बिल्कुल कोई स्टेटमेंट नहीं दे रही है। कोई वाटर स्प्रिंकलर का अरेंजमेंट नहीं है। आज दिल्ली हर साल प्रदूषण को भुगतने के लिए स्कूल की छुट्टियां तक होने के लिए एक स्थिति बन जाती है। तो ये दिल्ली सरकार की बहुत बड़ी लापरवाही है। समय रहते इसके उपाय नहीं किए जाते, लापरवाही की जाती है। इसकी वजह से दिल्ली के लोग AQI 400 पार होने के दुख को झेल रहे हैं। सरकारों को घेरते हैं क्योंकि सरकार की नाकामी के कारण है ना ये। हम तो बार बार ये कह रहे हैं, जो जिन चीजों को हम चिन्हित करते हैं कि जिन कारण से प्रदूषण है, वही तो उपाय हैं। आप सड़कें ठीक करिए, उपाय वो है। आप सड़कों को साफ करिए, उपाय वो है। आप सुएज सिस्टम बनाइए। आपके पास 2 रुपया नहीं बचा है मुफ्तखोरी के चक्कर में। आपके सुएज सिस्टम से तो गंद आज सड़कों पे आ रहा है, वो उड़ता है, धूल बनता है, उसे साफ करिए। आपके कॉरपोरेटर और आपके MLAs के अंदर तो बेतहाशा कंस्ट्रक्शन हो रही है इलीगल। जो हम लोग 1500 के करीब अनऑथराइज कॉलोनीज ऑथराइज करके छोड़ गए थे, उसकी सीमाएं आपने तय नहीं की।
आज वो दोगुना तिगुना हो गई हैं। वहां जो लीगल कंस्ट्रक्शन चल रहा है, हमारी जमीनें जो खुली हुई थी वो सब पटती चली जा रही हैं, हरित कवर हमारा खत्म होता चला जा रहा है। हम लोगों ने 8000 बसें छोड़ी थी, आज आपके पास 2000 बसें नहीं है, तो लोग अगर गाड़ी में नहीं जाएंगे तो किस में जाएंगे? जो मेट्रो हम लोगों ने 10 साल में 300 किलोमीटर बना दिया था, आपके 30 किलोमीटर नहीं बन पाए पिछले 10 साल में। इन चीजों पर काम करिए ना, इन चीजों पर अगर आप धीरे धीरे काम करेंगे। जमुना जी का जो इंटरसेप्टर है, उसमें शीला जी के समय में 7 इंटरसेप्टर लगने थे, बहुत महंगा प्रोजेक्ट था, उन पर काम शुरू हो गया था, क्योंकि आपके पास पैसा है नहीं, आपने मुफ्तखोरी में फ्री फंड में सारा पैसा फेंक दिया, तो जमुना जी तो गंदी होगी। हमारे समय में सारी पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज हटाई गई थी दिल्ली से, अब सब जगह आपके कॉर्पोरेटर्स, आपके विधायकों के संरक्षण के अंदर वो हर जगह पोल्यूटिंग इंडस्ट्री है, जो नालों में अपना गंद फेंक रही है, वो जमुना जी में जा रहा है। तो ये तो 80% पोल्यूशन जो है सरकार की भ्रष्टाचार और नाकामियों के कारण है। अगर आप सोल्यूशन पूछते हैं तो हम कहते हैं इन्हीं 7-8 मुद्दों पे काम शुरू करिए ना, लेकिन ये क्या करते हैं? आपने कुछ ट्रकें खरीद ली हैं, उनसे पानी बहलाते हैं। मतलब मजाक की बात है साहब, अगर कहीं नदी सूख जाए तो आप बाल्टी के लेके पानी लेके जाए कि नहीं, बाल्टी से नदी जो है चल जाएगी। अरे वो तो कमीशन खाने वाली बातें हैं, प्राइवेट सेक्टर की गाड़ियां हैं, कमीशन मिलती होगी आम आदमी पार्टी को, इसलिए वो गाड़ियां चला रहे हैं। मजाक, मतलब दुख की बात यह है, इतनी गंभीर समस्या में भी ये लोग मजाक जैसे सोल्यूशन लेकर आते हैं, मतलब धुतकार है सरकार पे। दिल्ली में प्रदूषण को लेकर विपक्षी पार्टियां आप सरकार पर हमलावर है। आप सरकार भी लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन प्रदूषण का लेवल कम होने की बजाय लगातार बढ़ता जा रहा है, और जैसे जैसे सर्दी बढ़ेगी प्रदूषण का लेवल भी और बढ़ता जाएगा। स्पेशल डेस्क ANB न्यूज। और फिलहाल के लिए हमारे खास पेशकश में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।